सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं कि मैडम जब मेरी मिसकैरेज हो गई है, जब मेरी डीएनसी हो गई है, तो उसके बाद हमें क्या-क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या-क्या काम करने चाहिए, क्या-क्या नहीं करने चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है। इस चैनल पे भी अपना प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस पे आपको वीडियोस जरूर मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको डीएनसी हो जाती है या खुद से होती है या फिर आप खुद से करवाते हो या फिर जैसे भी किसी भी रीजन से जब आपको एबॉर्शन हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या-क्या प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई भी अवेलेबल है, कोई भी पर्सन अवेलेबल है, तो आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए बिल्कुल ही रेस्ट करने चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी अवेलेबल नहीं है, को एटलीस्ट 24 से 36 घंटे के लिए आपको रेस्ट लेने ही चाहिए। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल से अपना डीएनसी करवाते हो, तो उस समय जो भी डीएनसी की प्रक्रिया रहती है उसमें मेडिसिन वगैरह बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो उस समय आपकी बॉडी को उतना समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये मेडिसिन का असर खत्म होता है, वैसे-वैसे आपकी बॉडी रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कतें आने लगती है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको टेंशन, स्ट्रेस, तनाव होने लगते हैं कि घर के भी काम करने हैं, अपना भी ख्याल रखना है और अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखना है, तो इस चीज़ को आपको ज़रा समझना पड़ेगा। अगर आपने डीएनसी कराया है, तो कम से कम 24 से 48 घंटे का रेस्ट लीजिए। नहीं तो अगर आप किसी के पास जाना चाहते हो तो किसी के पास चले जाओ, क्योंकि आपको कम से कम 1 वीक के लिए तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। अब दूसरा जो आपका आपको करने हैं वो करने हैं कि रिलेशनशिप कितने दिनों पे रखना चाहिए डीएनसी के बाद, ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपको डीएनसी हो जाती है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 2 वीक या 3 वीक तक आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। कम से कम 3 वीक तक रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए, 3 हफ्ते तक नहीं बनाने चाहिए। क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि जो आपका नीचे का पेल्विस एरिया है वो काफी जो है वीक हो जाता है और जो डीएनसी हुई रहती है वो आपको थोड़ा सा उसमें आपकी वीकनेस आ जाती है। जो अंदर से क्लीनिंग होती है, यूट्रस में थोड़ा सा वीक हो जाता है और आपकी बॉडी भी थोड़ा वीक हो जाती है। तो कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 वीक आपको रिलेशनशिप को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा सवाल है पूछे जाने वाले, वो सवाल ये है कि कितने दिनों तक ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग फ्रेंड्स, ये आपको अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। कितने लोगों की जो ब्लीडिंग होती है डीएनसी के कम से कम 4 से 5 दिन के बाद खत्म हो जाती है। कितने लोगों की ब्लीडिंग हफ्ते 2 हफ्ते चलती रहती है। कितने लोगों की ब्लीडिंग हैवी आती है लेकिन 4 से 5-6 दिन में खत्म हो जाती है। कितने लोगों की ब्लीडिंग, उसका फ्लो तो कम आता है, हैवी तो नहीं आता है, लेकिन वो कम से कम 15 दिनों तक चलता रहता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी डीएनसी कैसी हुई है, कितने महीने की हुई है, अपने से हुई है या फिर आपने उसको कराया है। ये सारा चीज आपके ऊपर निर्भर करता है और आपकी बॉडी के ऊपर, आपके जो है गर्भ में जो शिशु है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब चौथा जो सवाल है पूछे जाने वाले, वो है कि हमको खाने में पालक, अनार, चुकंदर, सूप, छाछ, दूध, प्रोटीन, उसके साथ साथ आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सारे चीज अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है, बहुत जल्दी हील होती है। क्योंकि इस समय आपकी बॉडी को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपकी बॉडी हील नहीं करेगी तो आगे चल के ये चीज आपको नुकसान देने लगेगा, नुकसान करने लगेगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको यही चीज का ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी की हीलिंग कैसे होगी और आपकी बॉडी हील कैसे होगी। तो ये सारे चीज आप जो है प्रोटीन में प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लीजिए, यानी कि दालों का सेवन अच्छे अमाउंट में करिए। थोड़ा सा गैस बनने वाली चीजों का थोड़ा सा अवॉइड करिएगा और चुकंदर, अनार का सेवन करेंगी, पालक का सेवन करेंगी तो आयरन का आपको, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से मिलेगा। आपका जो ब्लड है उसकी कमी इस समय तो इस समय तो ब्लड की कमी हो जाती है, लेकिन जब चुकंदर, अनार का सेवन करेंगे तो आपका ब्लड की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी बॉडी को बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, इसीलिए आप छाछ का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप जो है थोड़ा सा जूस वगैरह का इस्तेमाल करें, जैसे कि अनार हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, इन सारा चीज का जूस लोगे
तो ये आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में काम करेंगे और आपकी बॉडी को नरिश करने में, हील करने में ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। रिकवर बहुत जल्दी आपकी बॉडी हो जाती है। अब जो पूछे जाने वाले सवाल है फ्रेंड्स कि हमें जब डीएनसी हो जाती है, जब हमारा मिसकैरेज के बाद हमें कितने दिनों के बाद फिर से हमें गर्भधारण की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार आपका मिसकैरेज हो जाता है, डीएनसी हो जाती है, तो कम से कम अपनी बॉडी को हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए 3 महीना एटलीस्ट आपको देने चाहिए। क्योंकि जब एक बार जो है महिला को मिसकैरेज हो जाता है, किसी भी रीजन की वजह से होता है, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि मैडम मैं फिर से कब ट्राई करूं, मैं फिर से दोबारा से कब ट्राई करूं जिससे कि मुझे जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए, मुझे जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी होती है। तो आपको अगर ट्राई करने हैं तो आप कम से कम 3 महीने का वेट करें। इन 3 महीनों में आपको फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, ये सारे चीजों बहुत अच्छे से अमाउंट में अच्छे से लेने हैं, जिससे कि आपके अंडे की क्वालिटी सही बनती है, जिससे कि जो आपके बच्चे में धड़कन नहीं आती है, जिस वजह से मिसकैरेज हो जाता है, वो बिल्कुल भी मिसकैरेज होने का चांस खत्म हो जाएगा और चीज बिल्कुल भी सही हो जाएगी। तो 3 महीना जो अपनी बॉडी को दे रहे हो ना, 3 महीने बाद ट्राई करना शुरू करना है, तो 3 महीने में फॉलिक एसिड और आयरन और कैल्शियम, विटामिन के सप्लीमेंट लेते रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में फ्रेंड्स की एक और चीज होती है डीएनसी के बाद कि जब आपका ब्लड ग्रुप जो होता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, किसी भी चीज में ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इसमें आपको एक इंजेक्शन आते हैं, अगर डॉक्टर मुझसे बात करेंगे तो डॉक्टर आपको लगाएगा, एक इंजेक्शन लगा आते हैं, उस इंजेक्शन को आपको जरूर से, जिसकी ब्लड ग्रुप, जिस महिला की, जिस फीमेल पार्टनर की ब्लड ग्रुप निगेटिव रहती है, उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इस बात को भी आपको जरूर से ख्याल रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका मिसकैरेज हुआ है, इन रीजन की वजह से ये हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन आपकी जो जेनेटिक होती है वो हो सकती है। दूसरा है कि एबनॉर्मलिटी हो सकती है, अगर आपको जो है प्रेगनेंसी हो गई और उसमें जब आपके हार्मोन बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसमें अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उससे भी जो आपका है मिसकैरेज हो सकता है। तीसरा जो रीजन होता है वो आपके पीसीओडी, थायराइड और भी अन्य डिजीज की वजह से हो जाता है, जिससे कि जो नेचर है, ये नेचुरल चीज होता है, नेचर ऑटोमेटिक इसको मिसकैरेज के रूप में आपको बाहर निकाल देता है। और एक और रीजन होता है जिससे कि आपको जब मिसकैरेज होता है, ये आपके वजह से ही होता है। कैसे होता है, देखो आपको जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब प्रेग्नेंट आप हो जाते हो, प्रेगनेंसी लग जाती है, तो कोई ना कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हो, रिलेशन रख लेते हो, हेयर वॉश कर लेते हो, या फिर वजन का सामान उठा लेते हो, या फिर कोई भी काम कर लेते हो जिससे कि आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो इन छोटे छोटे टिप्सों को जब देखोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।